नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है भारत के अंतरिक्ष रणनीति। और इसे आप जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। विगत वर्षों में जो इसरो के द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयास हैं, कई प्रयास सफल रहे, कई प्रयास असफल रहे, लेकिन जो ओवरऑल एक प्रगति है, इस प्रगति को देखने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच 2023 में भारत की नई अंतरिक्ष नीति आती है, न्यू स्पेस पॉलिसी 2023, जिसमें बहुत बातें कही गई। एक बात जो हम सभी को जानना चाहिए वो ये है कि इसमें पब्लिक प्लेयर को सॉरी प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाने की बात कही गई है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी बातें कही गई। और आगे चल करके इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की भी बात कही गई, जो कि सरकार की जो एक नीति है। एफडीआई 100% लाने का मतलब ये हुआ कि सरकार बहुत तेज गति के साथ इसे आगे बढ़ाना चाहती है। तो चलिए इस बात को और भी विस्तार से देखेंगे। आज के इस भारत की अंतरिक्ष रणनीति के टॉपिक को जिस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। भारत के अंतरिक्ष नीति भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख हालिया घटना तथा इससे संबंधित मुद्दे या इससे जुड़े मुद्दे या चुनौती, आप जो भी कह लें। सीधे तौर पे ये समझें कि विगत वर्षों में या विगत समय में जो सरकार के इसरो के माध्यम से जो कालक्रम रहे या जो घटनाएं रही, उन घटनाओं का विश्लेषण देखेंगे। फिर इन घटना को स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां, विच मीन्स अगर नए नए प्रयास किए जा रहे, सैटेलाइट छोड़ी जा रही, तो इनके संबंध क्या चुनौती है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल सबसे पहले भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख हालिया घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। इसे एक और शब्दों में ये कहें कि क्या क्या उपलब्धियां रही है हमारे जो इसरो है उसका, इसे देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल कभी कभी मेरे से ये चीज़ें होती है कि इसरो की जगह पे नासा और नासा की जगह पे इसरो बोल देता हूँ, तो स्लिप ऑफ टंग अगर कभी हुआ तो फिर सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि दिक्कत ना हो, कोई बात नहीं। तो भारत के अंतरिक्ष यान से संबंधित प्रमुख जो हालिया घटनाक्रम रहे, इस क्रम में पहली बात कही जा रही है सौर अनुसंधान को आगे बढ़ाना। दरअसल हम ये देखने का प्रयास करेंगे साथियों कि विगत 2 से 3 या मैक्सिमम 4 से 5 सालों में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं रही। हालांकि जब घटना की बात करते हैं तो 2023, 24, 25 ये 3 साल जो है बहुत प्रमुख हैं, बहुत उल्लेखनीय हैं, विशेष तौर पे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में। इससे बियॉन्ड जाने से बचेंगे फिलहाल, क्योंकि अंतरिक्ष नीति की बात करने का प्रयास कर रहे हैं हम सभी। और ये नीति कहीं न कहीं इन 3 सालों के व्याख्यान में समझ आ जाएगी। भारत सरकार जो ये इसरो है वो किस प्रकार से अपनी नीति को आगे क्रियान्वित करना चाहता है। तो पहली बात, जैसे मैंने आपको कहा कि सौर अनुसंधान को आगे बढ़ाने की प्रयास की गई, घटनाक्रम में ये प्रमुख है। जो ये प्रयास है, दरअसल इसका नाम आदित्य L1 मिशन आपने सुना होगा। ये तकरीबन जनवरी 2024 में, चूंकि अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ा तो ध्यान में है, वैसे 2024 आपको ध्यान रखें। 2024 में आदित्य L1 करके ये जो मिशन है इसको स्थापित किया गया, ये कहते हैं इसको अंजाम दिया गया, है ना। इसको जानने से पहले कि ये मतलब ये कि जो ये क्या नाम है इसका, आदित्य L1 मिशन क्या है, उससे पहले 2 पॉइंट मैं कहूँगा आपको समझना चाहिए है। लैग्रेंजियन पॉइंट, दरअसल जिसे हम आदित्य L1 कह रहे हैं, तो L1 का जो L है, L का अर्थ यही हुआ लैग्रेंजियन। दरअसल ये सौर मिशन है, और सौर मिशन के क्षेत्र में भारत जो है चौथा देश बना है। हाँ, चौथा देश बना है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रूस। यदि आप सोच रहे हैं तो गलत है, यूरोप की यहाँ पे बात कही जानी है, क्योंकि मैंने गलती करा, एक बार मॉक टेस्ट में आया था और फिर मैंने मिस्टेक करी। क्योंकि जब भी स्पेस एजेंसी की बात आती है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसकी बात आती है, तो रशिया स्वाभाविक तौर पर वहाँ आप देखते हो, आप उसको वहाँ काउंट करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। फिलहाल भारत चौथा देश है, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा यूरोपीय जो यूनियन है वो, जिसे यूरोप कह देते हैं, और चौथे स्थान पे है हमारा भारत, प्यारा भारत। मतलब ये कि सूर्य के संबंध में किसी भी प्रकार के जो प्रक्षेपण यान है उसको छोड़ने के क्रम में हम चौथे नंबर पर हैं। हालिया में जैसा कि मैं आपको बताया ही कि आदित्य L1 हमारा मिशन रहा। एक बात, चलिए ये बातें तो है
कि आदित्य L1 मिशन है वगैरह वगैरह जा रहा आ रहा जो भी चीज़ें हैं, क्या आपको इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये मिशन है क्या? और इस मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा? आई मीन भारत को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने अभी आपको कहा L1 का मतलब लैंग्वेज जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे, तो ये जो मिशन है उस स्थान पे है। जैसे मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का भी अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो सूर्य जो है अपने तरफ पृथ्वी को खींच रहा और पृथ्वी अपनी ताकत से जो एक तरीके से कह सकते हो सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा। लेकिन एक दोनों को कहीं न कहीं, वैसे एक सवाल आपका उठना जायज़ है, अगर आप थोड़ी-सी संजीदगी के साथ इस सवाल को सुन रहे होंगे, तो ये मन में ज़रूर आ रहा होगा कि सूर्य जो है अगर इतनी बड़ी, आपको पता ही है तकरीबन, अगर आप खैर जो भी है डेटा वगैरह मैं नहीं बताना चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है कि कितना बड़ा है, इसका कितना मतलब डायमीटर वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा कि दोनों ही अपने-अपने गुरुत्वाकर्षण से अट्रैक्शन कर रहे हैं। लैग्रेंजियन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बात बताई साथियों कि तकरीबन 4 लाख किलोमीटर के आसपास का जो ये है, मतलब क्या कहते हैं उसको, दूरी है सूर्य से सूर्य और पृथ्वी के बीच में। वैसे उन्होंने 5 पॉइंट बताया। मान लीजिए अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये सन है और ये पृथ्वी है, इसके बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान जहां दोनों ही जो गुरुत्वाकर्षण है वो तकरीबन न्यूट्रल हो या फिर नगण्य हो। जैसे कि सूर्य अपनी तरफ खींच रहा, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां जो खींचने का जो दर है, आई मीन जो स्ट्रेंथन है, बल है दरअसल, वो कहीं ना कहीं कम होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो उसी स्थान को, वैसे 5 स्थान को लैग्रेंजियन नाम के वैज्ञानिक ने फाइंड आउट किया। उन्हीं के नाम पे L1 पॉइंट, L2, L3, L5, L1, L2, L3, 4, 5 इस तरीके से। तो 5 पॉइंट में पहले पॉइंट पे ही पहुंचाया गया। तो मैंने ये क्या समझा कि भारत की जो अंतरिक्ष नीति कार्यक्रम का पहला जो एक प्रयास रहा, एक घटनाक्रम के तौर पे हम लोग ये देखने का प्रयास करें, वो ये आदित्य L1 मिशन। तो L1 मतलब अब आपको बात समझ आ गई कि L1 एक ऐसी स्थिति जहां सूर्य के द्वारा भी बहुत ज्यादा बल प्रभावी नहीं है और पृथ्वी के द्वारा भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं है। क्यों वैसा चुना गया, ये एक अलग तर्क का विषय है। फिलहाल हमें इतना जानकारी के साथ आगे बढ़ना है कि L1 मिशन, सॉरी आदित्य L1 मिशन ये किया गया। अब आते हैं इसके फायदा पे, इसके जो आप तो कह सकते हो लाभ है। भारत को क्या लाभ होगा? सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि मौसम पूर्वानुमान, दरअसल इसके कई ऐसे उद्देश्य हैं जिस उद्देश्य बातें बताई गई, मतलब जिसके उद्देश्य ये किया गया है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब आप गहराई से देखेंगे तो जो शॉर्ट फिल्म है उसको स्टडी करने के लिए जो क्रियाविधि हो रही है सनस्पॉट के इर्द-गिर्द, जिसे हम कोरोना एक्टिविटी जो कह देते हैं, तो तकरीबन 6000 डिग्री के आसपास जो भी ये है, एक सेकेंड, खैर मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि सूर्य के द्वारा जो भी घटनाएं घट रही है उसको स्टडी करने के लिए वहां स्थापित किया गया। लेकिन उसे हम विस्तार से जानने से बचेंगे क्योंकि वो अलग मुद्दा हो जाता है। फिलहाल हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर स्थापित हो जाता है तो भारत को क्या लाभ होगा विशेष तौर पे। तो एक तो वो है कि जो गहन अध्ययन है, अंतरिक्ष गहन अध्ययन, सूर्य का गहन अध्ययन हो पाएगा। दूसरी बात जो हम सभी को लाभ हो पाएगा वो है मौसम पूर्वानुमान का लगा पाना। जैसा कि आपको पता है, आपके सौरमंडल में जितनी भी घटनाएं घटती हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से जुड़ा होता है। सूर्य की हर एक गतिविधि आपके सौरमंडल को प्रभावित करती है और बड़े पैमाने पे प्रभावित करती है। तो इस लिहाज से भी अगर सूर्य से आ रही जो किरण है, उसको, सूर्य से आ रही जो ज्वाला है, अगर उसको स्टडी करके तमाम चीजें स्थापित कर पाए, मतलब ये कि अगर किसी, मैं ये कहना चाह रहा कि जिस सघनता से, हालांकि ये चीजें फिर मैं फंस जाऊंगा इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ने का प्रयास किया कि ये चीज़ें कैसे स्टेबल होती है, लेकिन मैंने फिर उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने रफली पढ़ने का प्रयास किया ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जब भी आप किसी विषय वस्तु को बात करने का प्रयास करते हैं, इनफैक्ट उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी होना सही होता है इंटरनल मोटिवेशन के लिए कि आप बोल पाओगे इस पर्सपेक्टिव से। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा साथियों सिर्फ इतना ही कि आदित्य L1 मिशन है और अगर सफल होता है तो पहला जो मौसम पूर्वानुमान है वो सटीकता के साथ हो पाएगा। जैसे अभी अभी हमने उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉरी एडवांस तकनीक जो है वो इख्तियार नहीं कर पाया है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले की जो वर्षा की स्थिति है उसको ये कर पाए। आपने देखा होगा गूगल के आसपास जो
है ना? इस तरीके से लिखा होता है कि 30% जो क्या है पानी बारिश होने की संभावना है, 50% बारिश होने की संभावना है, 100% तक भी कभी-कभी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी आपने देखा होगा गूगल बता रहा है कि बारिश होगा, बारिश नहीं होता है। कभी बता रहा है धूप बहुत ज़्यादा होगा, धूप नहीं होता है। तो कहीं न कहीं एक तालमेल की कमी होती है और ये तो तब जब आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर सप्ताह दिन पहले की डेटा की बात करते हो तो। वहीं अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले और बाद की अगर हम डेटा को एक्युमुलेट करना चाहें, इस बात को जानने का प्रयास करना चाहें कि 2 महीने के बाद बारिश होगी या नहीं, अगर होगी तो किस वक़्त होगी, ये संभव नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर इस जो ये है, ये जो प्रयास है अंतरिक्ष मिशन है, इस मिशन के सफल होने के बाद ये संभावनाएँ ज़ाहिर तौर पे हम बता पाएँगे एक्यूरेसी के साथ। तो ये बात रही। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो एक इसके लिए शब्द होता है अंतरिक्ष में बहुत मतलब गहन अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में स्पेस वार होना बहुत स्वाभाविक है। और मैंने जहाँ तक ये शब्द यूज़ करा वॉर, इसका मतलब युद्ध नहीं, इसका मतलब ये है कि स्पेस में अपनी स्थिति को स्थापित करने का होड़, ये बहुत तेज़ गति से होगा आने वाले दिनों में। और उस लिहाज से भी यदि आप सघनता के साथ अनुसंधान नहीं करते, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं करते हैं, तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। और चूँकि आज से 50 साल पहले भारत की स्थिति जो भी रही हो, आज ऐसी स्थिति है कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में अंतरिक्ष स्वाभाविक तौर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ भी भारत में आगे बढ़ने की मादा है, आगे बढ़ने की एक जो शक्ति है, स्ट्रेंथन है, वो है। तो इस लिहाज से भी ये चीज़ें जो है वो काम की चीज़ें होंगी कि आप वहाँ रह करके आई मीन अंतरिक्ष में रह करके गहन अंतरिक्ष अध्ययन को ये कर पाएँगे। हालाँकि इसके आगे मैं एक और बताऊँगा कि सरकार ने बार-बार सरकार शब्द मेरे शब्द से आ जा रहा, इसरो ने दरअसल खैर जब आएगा वहाँ बताऊँगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉकिंग यानी कि एक अपना एक स्टेशन बनाने की बात कर रही है। हालाँकि बात वो आगे आएगा, वहाँ देखेंगे। तो दरअसल हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि हालिया प्रमुख जो घटनाक्रम रहे इसरो के माध्यम से, उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि अंतरिक्ष नीति है क्या और ये कैसे प्रभावित कर रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात कही जा रही है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जिसे हम रिलॉन्च व्हीकल कहते हैं आरएलवी। इसको विस्तार से बताने से पहले मतलब दरअसल टॉपिक मतलब ये पॉइंट ये है कि पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान में प्रगति। मैं फॉल्कन 9 था ना, क्या नाम था उनके जो स्पेस एक्स है ना जो फॉल्कन 9 जहाँ तक कि मेरी याददाश्त कह रही है। खैर दरअसल ये कहा जा रहा है साथियों कि जो रिलॉन्च व्हीकल है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भारत ने उपलब्धि हासिल की है। हालाँकि जब मैं उपलब्धि की बात कर रहा तो आप इस बात से आश्वस्त ना हों कि जो फ़ॉल्कन 9 है स्पेस एक्स द्वारा एलन मस्क की कंपनी जो रही, जो जो वो उस तरीके से रिलॉन्च किया, उस तरीके से पुनः प्रयोग वाली जो स्थिति स्थापित करा, वैसा भारत ने किया है। दरअसल भारत के 2 नाम मैं लिख कर लाया था, एलिएक्स और एलिएक्स मतलब आरएलवी एलिएक्स 03 और आरएलवी एलिएक्स 02। दरअसल ये नाम था, आपको नाम याद रहे या ना रहे, आरएलवी तो याद रहेगा रिलॉन्च व्हीकल, और एक बात और ही है एलिएक्स 02 एलिएक्स 03। हालांकि नाम पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया तो देख लेंगे। तो ये 2 प्रकार के जो रिलॉन्च व्हीकल हैं इसको सफलतापूर्वक जो ये क्या नाम है इसरो है उन्होंने ये किया। ये कैसे किया आपको पता होगा, हमारे पास एक क्या नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, हमारे जो वायुयान है, माफ़ कीजिएगा वायुसेना है, उसके पास चिनूक हेलीकॉप्टर जो बहुत मतलब ऊंचाई पे जा करके मतलब बहुत ऊंचा जा सकता है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर। तो वही इसमें जो एक पुष्पक विमान है, दरअसल विमान तो आप कह लें एक इसके लिए एक शब्द होता है, मैंने शब्द लिखा नहीं पर कोई बात नहीं, शायद मेरे ध्यान में है। उसको क्या कहते हैं, डमी टाइप का एक शब्द होता है यूज, डमी एक होता है, एक होता है प्रोटोटाइप। दरअसल हाँ, एक प्रोटोटाइप ऑफ जो पुष्पक है उसको ले जाया गया चिनूक विमान से 4 से 5 किलोमीटर ऊपर, और वहां से छोड़ दिया गया, और वहां से फिर उसको रिलॉन्च के प्रकार की जो भी क्रियाविधि थी उस तरीके से किया गया। ये तकरीबन 90% के आसपास वही चीजें होती है जो स्पेस एक्स ने करके दिखाया। लेकिन अभी भी हमारे सामने ये चुनौती है कि आप किसी भी प्रकार के जो, जैसे हम अपनी सैटेलाइट कैसे भेजते हैं, पीएसएलवी से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके अलग अलग प्रकार हैं, पीएसएलवी 5, पीएसएलवी 6, 7,
क्या-क्या प्रकार है, विशेष तौर पे मुझे जानकारी नहीं है मतलब टेक्निकल पक्ष में। लेकिन हाँ, पीएसएलवी के माध्यम से हम अपना जो सैटेलाइट है छोड़ते हैं। अभी इस प्रकार का जो प्रयास कह लें या इस प्रकार का अभ्यास कह लें होना बाकी है कि आप डायरेक्ट पीएसएलवी के माध्यम से छोड़ करके फिर से वापस लाएँ। लेकिन फिर भी इस तरीके से जो जैसा कि मैंने आरडीएक्स क्या था एलईएक्स दरअसल एलईएक्स जो प्रोटोटाइप दरअसल इसमें उतने मतलब मैं ये समझ रहा कि इतना ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं थी। महज़ ये बात कहकर चल जाना था कि जो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, उसमें प्रगति किया है और 2 ऐसे प्रयास थे जो सफलतापूर्वक इसरो ने किया। लेकिन फिर भी चलिए एक सवाल जो मेरे ज़हन में आया, इनफैक्ट आपके ज़हन में भी आया होगा कि पूरी दुनिया जब फ़ॉल्कन एक्स जो जब आरएलवी का जो ये क्या नाम है उसको कहते हैं जो यो क्या कहते हैं इसको, एक शब्द है इसके लिए दरअसल जो भी है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये अनुसंधान एक तरीके से हुआ, सफल होने के बाद लोग विशेष तौर पे जो वैज्ञानिक लोग थे बहुत ज़्यादा खुश क्यों हुए? एक डेटा मैं बताता हूँ, अगर आरएलवी रीलॉन्च व्हीकल पुनः प्रयोज्य जो यान है, अगर सफलतापूर्वक किसी भी देश, किसी भी एजेंसी द्वारा कर लिया जाता है, तो उसकी लागत जो है ना तकरीबन 80% से कम जाता है। मतलब मान लीजिए मैंने एक सैटेलाइट को एक्स पॉइंट से लेकर के वाई पॉइंट तक मतलब अंतरिक्ष में प्रयोज्य किया, मतलब उसको छोड़ा। मान लीजिए 100 रुपए लगते हैं, तो 100 रुपए में 80 रुपए महज वो जो पीएसएलवी जो मैंने आपको कहा उसको बनाने में लगता है, उसको मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसको करने में पैसे लगते हैं। अगर वो बाहर जाकर अभी क्या हो रहा है ना कि वो एक बार आपने छोड़ा, वो मॉड्यूल होते हैं दरअसल, मॉड्यूल को छोड़ दिया। मैं फिर शायद तकनीकी पक्ष में जा रहा, पर कोई बात नहीं, चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा अभ्यास है नहीं तकनीकी पक्ष को देखने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल अभी क्या होता है ना कि जो पीएसएलवी के माध्यम से सैटेलाइट छोड़े गए, सैटेलाइट निकल जाता है और वो जो पीएसएलवी गया, जिसके माध्यम से, जिसको हम लोग गाड़ी कहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाना है, मैं बाइक पे जाऊँगा, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर, किसी भी प्रकार से साधन संसाधन से जाऊँगा। अभी क्या है, संसाधन के जिस संसाधन पे वो जाता है वो पुनः वापस आ नहीं पाता है। अगर मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल बीच में ही टूट-फूट के जो भी है वो खत्म हो जाता है और उसमें जो मॉड्यूल है वो बाहर निकल के अपने काम तमाम करता है। अगर संभवतः ये हो पाया, जो कि हो जाएगा, तकरीबन हो गया है, लेकिन भारत ने पूर्णतः अभी करना बाकी है कि जो व्हीकल गए उस व्हीकल को छोड़ करके वो भी वापस ले आए, तो भारत के पास सबसे पहले ये चीजें होगी इनफैक्ट किसी भी एजेंसी के साथ कि 80% लागत बचेगा। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रांति आने वाली है। दूसरी बात ये कही जा रही है साथियों कि चलिए पैसे की बात तो है ही, समय भी बचेगा, चूँकि उसको आपको फिर से बनाने में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में आदि-आदि में समय लगता। लेकिन अब चूँकि आ जा रहा है तो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब जो समय है वो बचेगा। अगर समय बचेगा, पैसा कम लगेगा, तो ये जो क्रांति है, विशेष तौर पे ये जो क्षेत्र है, कम पैसों में ज़्यादा हो पाएगा। और अभी यकीन मानिए इस बात से होने से, यानी कि रिलॉन्च व्हीकल की जो पुनः प्रयोग की जो परिकल्पना है बेहतर तरीके से स्थापित होने के बाद स्पेस टूरिज्म अपने पीक पे चला जाएगा। मतलब ये जैसे आज लोग अपने हनीमून के लिए, अपनी हॉलिडे सेलिब्रेशन के लिए, अपने किसी भी प्रकार के जो भी छुट्टियां हैं उसको मनाने के लिए लोग मतलब देश विदेश जाया करते हैं जहां उनको होता है। अब क्या होगा कि ऐसा होगा ना कि चलिए हम लोग मतलब चंदा मामा कहने वाला था मैं, कोई बात नहीं, मतलब स्पेस में जाकर भ्रमण करके लोग आएंगे। और ऐसा हुआ भी अभी पहली बार अमेरिका ने करवाया, मतलब जो कॉमर्शियल फ्लाइट एक तरीके से। तो खैर ये भी प्रारंभिक अवस्था में है, तो बहुत ज़्यादा हमें और आपको अटपटा सा लगेगा कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन हाँ, जब आप पुनः प्रयोज्य वाली जो परिकल्पना उसको अगर समझ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि 80% तक कम लागत लगेगा और ये भी समझ जाएंगे कि समय भी बचेगा, तो बहुत 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 इसकी जो एक वो है उपयोगिता है बढ़ जाएगी, विशेष तौर पर टूरिज्म के क्षेत्र में। तो ये चीजें रही। दूसरी बात, अब अगली बात रही, दरअसल हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि हालिया जो घटनाक्रम हुआ विशेष तौर पे अंतरिक्ष से संबंधित वो क्या क्या है। तो इस क्रम में अगली बात है भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग। हाँ, ये बातें आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग दरअसल है क्या, मैं फिर से कहूंगा तकनीकी मतलब टेक्निकल ग्लिच हो सकती है यहाँ मेरे बताने के क्रम में। डॉकिंग का मतलब दो तरीके का आप इसको यूँ समझे, जैसा कि मैंने समझा
और मैंने इसे 3D एनिमेशन के साथ यूट्यूब पे जाकर देखा भी। तो दरअसल 2 डब्बा है, एक डब्बा पहले से वहाँ है, आपको यहाँ से दूसरा डब्बा जा करके इस प्रकार वहाँ बैठना है कि उसका जो इंटरनल माउथ है वो जा करके पहले वाले स्थापित जो डब्बा है उसके अंदर मुँह खुल जाए। इसी को ही इंटरलॉकिंग, डॉकिंग जो भी शब्द यूज़ किया जाता है इसमें, इसका मतलब यही हुआ। अब है कि ऐसा क्यों भारत सरकार, फिर से मैं भारत सरकार कह दिया, ऐसा क्यों इसरो जो है वो करना चाह रही है? इसलिए करना चाह रही है कि आने वाले समय में, हालाँकि 2035 तक भारत, इसरो का ये लक्ष्य है कि हम अपना एक स्पेस अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएं, खुद का एक स्टेशन बना पाए। अभी हम अमेरिका और क्या नाम है, रसिया के द्वारा बनाया गया स्पेस स्टेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो डॉकिंग वाला सिस्टम है, भारत जो अगर, चूंकि अभी ये मतलब क्या उसको कहते हैं, सैंडबॉक्स स्थिति, यानी कि अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन हाँ अगर ये स्थिति हो पाई, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग सफल हो पाया, तो निसंदेह हमारा जो एक लक्ष्य है 2035 तक अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, वो सफल हो पाएगा। एक सवाल ये भी है कि भारत के साथ साथ अन्य देश भी क्यों अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंतरिक्ष गहन अध्ययन के लिए डीप सर्च, एक तरीके से डीप कहने से मुझे डीप सी कार्बन का ध्यान में आ गया। तो डीप रिसर्च के लिए आपको कहीं ना कहीं लंबे समय तक रुकना पड़ेगा अंतरिक्ष में, और जब भी बात लंबे समय तक रुकने के लिए आती है तो कहीं ना कहीं आपको रुकने का एक आवास चाहिए। स्टेशन दरअसल उसको नाम दे दिया गया है। तो स्टेशन अपना होगा तभी आप अन्य ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास कर पाएंगे। इस लिहाज से आपके लिए, इनफैक्ट हमारे देश के लिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपना एक आवास हो, अपना एक घर हो, एक तरीके से, जिसे हमने स्टेशन नाम दिया। तो ये थे, और ये हो पाएगा हमारी सरकार की, हालांकि 2030 तक ही था, लेकिन कोरोना के आने के बाद ये चीज़ें बदल गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिलेल हुआ। तो 2035 तक ये लक्ष्य है कि हम वहाँ स्टेशन बनाने के लिए अपना जो भी चीज़ें हैं स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये ध्यान रखना है। अगली बात कही जा रही है मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसका नाम कभी कभी हम लोग गगन मिशन भी कह देते हैं। ये है क्या? मानव अंतरिक्ष नाम से ही आपको लग रहा होगा गगनयान में, दरअसल ये कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना, और ये चीजें हो रही है दरअसल अभी। मतलब इसमें इसरो है काम कर इसरो काम कर रहा है। इसमें क्या है ना कि जैसे LEO विच मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट, तकरीबन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, ये लक्ष्य है दरअसल गगनयान मिशन का। मैं अगर लक्ष्य बता दूं तो 3 व्यक्ति को 3 दिनों तक 400 किलोमीटर ऊपर जो है वो भ्रमण करवाना है, मतलब घुमाना है अंतरिक्ष में। ये कैसे होगा, उसी की जो है तैयारी वो चल रही है। अगर ऐसा हो पाता है तो, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर ऐसा हो पाएगा तो जो स्पेस टूरिज्म है वो हो पाएगा। दूसरी बात, भारत को आने वाले दिनों में जो मानव सहित, विच मीन्स मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजनाएं हैं, चाहे चंद्रमा की बात हो, चाहे मंगल की बात हो, इन तमाम ग्रहों पे। तो अगर आपने इस प्रकार से गगनयान वाले मिशन को, अगर एक तरीके से ये कुछ है नहीं, जैसे मैं अगर कहूँ गगनयान मिशन है क्या, कुछ भी नहीं, 3 दिन जाना है, रहना है, चलाना है। तो अगर हम ये बातें आसान, इतना मैं तकरीबन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कह दे रहा, लेकिन ये चीज़ें इतना आसान होती नहीं है। जो लगे हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा क्योंकि इसके कुछ तकनीकी पक्ष को मैंने देखने का प्रयास किया था, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में मेरी थोड़ी सी रुचि है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में जब तक आप अगर बहुत कुछ आगे देखना चाहते हो, बहुत कुछ आगे करने की अगर मंशा है, तो तकनीकी समझ होना अत्यावश्यक है। क्योंकि बिना तकनीक के मुझे नहीं लगता है कि आज के युग में आगे बढ़ पाना संभव है। तकनीकी ज्ञान किसी भी क्षेत्र की हो, विशेष तौर पे ये मैं यहाँ ये कह रहा, बहरहाल ये विषयेत्तर बातें हैं, इसे विशेष तौर पे बताने से, इनफैक्ट एलाबोरेट करने से बचूंगा। मैं बात कर रहा था मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को लेकर, कि ये जो मिशन है कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का भारत का एक सक्सेस है कि ऐसा हो पाएगा। और ये बात ध्यान में रखें आप कि ये रसिया की मदद से हो रहा है, और 3 लोग हैं। अभी हाल में ही 3 लोगों का चयन हुआ था मतलब वायुसेना से। और क्या नाम है नीचे का वो देश, देश नहीं स्टेट, बेंगलुरु और रसिया में जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों मिलकर के ये चीजें हो रही। बहरहाल बहुत ज्यादा और इसमें जानने की कोई वैसा कुछ है नहीं। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की आवश्यकता है, भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, इसरो ऐसा प्रयास कर रहा है। अगली जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम की बात करें तो इनसैट 3DS का प्रयोग, INSAT इनसैट 3DS, ये है क्या?
ये सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं स्थापित हो चुका है। और फिर मैं ये कहूँगा इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन मैं यानी हम सभी उन प्रभाव को देखेंगे जो जन सामान्य स्थिति को प्रभावित करे। इसमें ये भी बातें कही कि वगैरह-वगैरह चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यूपीएससी आपसे ये चाहती है कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाते, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारत सरकार के द्वारा इतनी बड़ी धनराशि खपत करने के बाद ये जो अंतरिक्ष मिशन है इसको स्थापित किया जा रहा है। क्या इसी प्रकार के ये क्या हो गया? खैर, मैं कह रहा था क्या इस प्रकार से इतना ज़्यादा धनराशि का आवंटन करना इस क्षेत्र में क्या उचित है? क्या इन तमाम चीज़ों से भारत के सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा ही कुछ सवाल था। तो मैं जब भी इस प्रकार की जो इलैबोरेशन है देखता हूँ, तो सबसे पहले ये पक्ष देखता हूँ कि जो सामाजिक लाभ है वो क्या हो पाएँगे? बात की चीज़ें, बात की बातें, इनोवेशन वगैरह वो चीज़ें अलग जगह पे है, होती रहेगी। लेकिन एज़ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वही बातें हुई, नागरिक होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो इनसेट दरअसल 3 की जो मैं बात कर रहा था, फिर मैं वही कहूंगा, मौसम पूर्वानुमान को ये करेगा। और अभी जो ये क्या नाम है, एक तूफान चक्रवात भी आया था, मैंने नोट किया नहीं, बट ध्यान में भी नहीं है, पर एक चक्रवात आया था जिसमें ये सटीकता के साथ ये बातें बताई गई थी भारत सरकार के ऊपर। म्योंग च्योंग चांग ऐसे कुछ करके था वो। तो भारत सरकार के द्वारा, माफ कीजिएगा, इसरो के द्वारा यह बातें बताई गई कि हाँ, इस महीने, इस दिन, इस घंटा, इस तीव्रता के साथ ये चीजें होगी, और एग्जैक्टली ये हो पाया। ये भारत के लिए गर्व का विषय था। दूसरी बात ये कही जा रही कि अगर इनसाइड 3DS को और आगे अगर हम प्रयोग में ला पाए तो सबसे बड़ी बात ये होगी, फिर से वही बात कही जा रही। दरअसल ये है ना, रियल टाइम मैनेजिंग करता है। अगर मान ली जाए तापमान की, मतलब वायुमंडल में तापमान की, आर्द्रता की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। और अगर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाने में सक्षम है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये भेदता है, भेदता इन द सेंस जो जानकारी लेने की एक तरीके से वो कह सकते हैं प्रयास है, वो संभव हो पाएगी इस योजना के, आई मीन इस सैटेलाइट के बाद। और ये बातें तकरीबन, मैं भले ही अभी ये कह रहा, पर ये हो चुकी है दरअसल ऐसा। तो 3DS का प्रक्षेपण तापमान, आर्द्रता, एटीसी का जो है रियल टाइम मॉनिटर कर पाएंगे। अब ये बातें कही जा सकती है कि रियल टाइम मॉनिटर से क्या फायदा होगा? तो भाई, अगर आप रियल टाइम इन डेटा को ये गैदर कर पाएंगे तो आपके लिए सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगा पाना संभव हो पाएगा। खैर, तो ये थे कुछ अगली बातें कही जा रही है कि भारत ने निजी अंतरिक्ष का विस्तार किया। स्वाभाविक तौर पे जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष नीति की, और 2023 में जो मतलब नई अंतरिक्ष नीति 2023 जो आया, उसमें बहुत सी बातें कही गई, लेकिन एक प्रमुख बात जो मैं बार बार इस बात को ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट प्लेयर को विशेष तौर पर स्थान दिया गया है। और अगर आप ये जानना चाहें, इनफैक्ट आपको अगर क्यूरियोसिटी हो कि भारत में भी जो प्राइवेट दरअसल स्पेस एजेंसी कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे नाम थे दरअसल। कहाँ है? एरोस्पेस, हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस हो गया, है ना। फिर क्या अग्निकुलम करके हो गया। फिर एक है, एक और था पिक्सल, हाँ पिक्सल करके। ये सब जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये अग्रणी प्राइवेट एजेंसी हैं भारत में। एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि अभी अगर आप इस बात को जानने का उत्सुक हैं कि स्टार्टअप के तौर पे भारत में कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए हैं, तो मैंने जब डेटा को देखा तो तकरीबन 150 के आसपास डेटा जो थी वो ये बात को कहती है कि इस क्षेत्र में विगत वर्षों में तकरीबन 150 नए नए स्टार्टअप हुए हैं। लेकिन अंततः उसकी एक बुरी बात यह है कि वो सभी ठंडे बस्ते में है। वित्तीय समावेशन की जो एक अवधारणा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी नहीं हो पा रही। मतलब फंड का जो प्रॉब्लम है, वित्तीय समस्या के कारण वो ठंडे बस्ते में। बहरहाल, तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार हुआ जिसमें स्टार्टअप, सब इन तमाम चीजों की बातें हमने करी। दूसरी बात ये कही जा रही है इसमें कि भारत के जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो एक बड़ी और एक अद्भुत चीज ये कर रही है कि जो प्रणोदन होता है, प्रणोदन मतलब थ्रस्टिंग, मतलब एक तरीके से फ्यूल, जो फ्यूल में जैसे अभी बहुत बहुत सारे फ्यूल यूज होते हैं, लेकिन अभी हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, लेकिन मीथेन का प्रयोग दरअसल बढ़ाया जा रहा है। आप कहेंगे मीथेन का क्यों? क्योंकि मीथेन जो है इको फ्रेंडली है, यानी कि जब उसका दहन होता है, जिस प्रकार से भी कराया जा रहा हो,
क्यों, कैसे 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 होता है, टेक्निकल चीजें ना मुझे पता ना मेरी ये कह ले तो काम की चीजें हैं। पर मीथेन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए सही है, ये बात सिर्फ आपको जाननी है। और विगत वर्षों में भारत ने मीथेन आधारित जो प्रणोदन है उसका बढ़ावा किया है, बढ़ावा दिया है। ये बात आपको जानकारी में रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपके आई मीन मेरे अगर सवाल में 5 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में कहीं ऐसा बताया जाए। तो हरित प्रणोदन का भी एक तरीके से बढ़ावा मिला है भारत के इस स्पेस एजेंसी में। दूसरी बात कही जा रही है, खैर दूसरी नहीं, अब अगली बात कही जा रही, चंद्रयान 4 की स्वीकृति। चंद्रयान 4 क्या है? जैसे अभी हमने देखा था कुछ देर पहले गगनयान। गगनयान क्या है कि 400 किलोमीटर अंतरिक्ष में आपको 3 दिन 3 लोगों को सैर कराने की एक तरीके से प्रयास है। चंद्रयान 4 क्या है कि एक रोबोटिक, दरअसल ये है रोबोटिक, इसमें रहेगा जैसे आदमी जा सकता है वैसे इसमें रोबोट को भेजा जाएगा चंद्रमा पे, और वहां से कलेक्शन करके जो मिट्टी या फिर जो भी तमाम चीजें जो मतलब क्या नाम है, इसरो जो भी चाहे, मिट्टी हो, पानी हो, कंकड़ हो, मिट्टी बालू, जो भी चीजें हैं अगर लाना चाहे तो लाएगी। इसी लाना चाहे नहीं मतलब लाना ही है, लक्ष्य यही है, लाना ही। और इस प्रकार का भारत का पहला रोबोटिक मिशन होगा। और एक नाम था, क्या नाम था शायद ध्यान में नहीं है, पर चाइना का एक ये है, उन्होंने ऐसा कर चुका है। भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा से डायरेक्ट किसी भी पदार्थ को लेकर आएगा। चैंग 5 करके जो मिशन था दरअसल चाइना का, वो पिछले ही साल में ऐसा किया था। हालांकि सिर्फ ये समझना है आपको, दरअसल हम ये समझने का प्रयास करें कि चंद्रयान 4 है क्या। चंद्रयान 4 मिशन की जो अभी स्वीकृति मिली है, अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें रोबोटिक मिशन है, रोबोट वहां जाएगा। वहां एक चीज और जो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे अभी चंद्रयान 3 भी गया और चंद्रयान 4 भी जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ समझना चाहे तो। चंद्रयान 3 जो है ना, दरअसल जो उसमें लैंडर, रोवर, विक्रम, जो भी बातें हैं, जो वहां पहुंचा, जो भी चीजें होंगी वो कैमरा के माध्यम से होगा, वो लेजर के माध्यम से होगा है ना। लेकिन यहाँ जो चंद्रयान 4 है, यहाँ फिजिकली होगा, मतलब रोबोट जाएगा वहां से मिट्टी को गड्ढा करेगा, अपने पैकेट में रखेगा, मैं आसान भाषा में समझाना चाह रहा, फिर वो वापस पृथ्वी पे आएगा। तो वहां से वस्तु को लाना चंद्रयान 4 का मिशन है। फिर यहाँ जो भी चीजें आएंगी उसकी जांच पड़ताल किया जाएगा लेबोरेटरी में, कितना पानी है, कितना लोहा है, कितना क्या है, वगैरह वगैरह चीजें, जो भी इंग्रेडिएंट संभावित हो सकते हैं उसके पता लगाया जाने का प्रयास किया जाएगा। ये थे कुछ 4, 5, 7 तकरीबन प्रयास इसरो के द्वारा, जिसे हमने थोड़े से विस्तार के तौर पे या यूं कहें थोड़े से सरसरी निगाहों के तौर पे देखने का प्रयास किया। अब ये देखने का प्रयास करते हैं साथियों कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, और फिर अंततः ये देखेंगे कि भारत सरकार इसरो के साथ कैसे आगे मतलब मिल करके कैसे किन किन पहलुओं को सुधारे ताकि ये स्थिति और सुदृढ़ हो। बहरहाल पहले ये देखते हैं कि प्रमुख मुद्दे यानी कि चुनौती क्या है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौती में पहली बात कही जाती है सीमित बजट, मतलब फंड की जो है वो किल्लत, पैसे के ना होना। अब बिना पैसा का तो कुछ भी नहीं होता है ना। एक अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी थी जिसमें कहा गया था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सॉरी फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टोन, बट हाँ मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से यह बात कह रहा कि बिना पैसे का, बिना फंड का कोई भी चीजें जो है संचालित नहीं हो पाएगी, विशेष तौर पे अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में। चूंकि हम बजट की बात करें, सीमित बजट की बात कर रहे हैं, आपको एक हैरानी वाली बात बताता हूँ क्यों अमेरिका को दादा कहा जाता है। भारत के जीडीपी सॉरी भारत के बजट के कितने मतलब कितना बजट में कितना पैसे दिए आवंटित किए गए, आप गेस कर सकते हो। तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास है भारत में, मतलब 2024-25 के बजट में ये जो आवंटन था। इसी क्षेत्र में अमेरिका द्वारा तकरीबन 25 बिलियन डॉलर, आपका कितना है 1.95 बिलियन डॉलर, अमेरिका का कितना है 25 बिलियन डॉलर, तकरीबन 13 गुना ज्यादा है ना। तो वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं भारत के लिए सीमित बजट या यूं कह ले अपर्याप्त वित्तीय कोष की स्थिति बनी हुई है। जो कि समस्या मुद्दा देख रहे हैं, तो ये मुद्दा एक मतलब मुद्दे के क्रम में पहली बात आई। एक बात और हमें जानने की आवश्यकता है, दरअसल डेटा के साथ हम ये देखेंगे कि जो कुल इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी जिसे हम कह देते हैं, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, उसमें भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? मात्र 2%। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो चिंता का ये बात है। जैसे कुल भारत की अर्थव्यवस्था में
माफ कीजिएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का कितना योगदान है प्रतिशत में? तकरीबन 4% के आसपास। वहीं अमेरिका का 25-23 से 26% के आसपास है। 25% आप राउंड ये देखिए तो स्पेस एजेंसी में भी, यानी स्पेस इकोनॉमी में भी, और वैसे ओवरऑल इकोनॉमी में भी भारत की भागीदारी बहुत कम है, और इसके प्रयास किए जा रहे हैं बढ़ाने का। देखिए आने वाले दिनों में जब हम अपने आज़ादी का 1 सदी मतलब पहली सदी मना रहे होंगे स्वतंत्रता के तौर पे, तब संभवतः ये कुछ हो सकता है कि हमारी प्रतिशतता जो है वो बढ़े। तो भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे में पहली बात हमने कहा कि सीमित बजट है। दूसरी बात कही जा रही है कि जो RLV विच मीन्स रिलॉन्च व्हीकल है, पुनः प्रयोज्य व्हीकल, इसमें इसके विकास में बहुत ज़्यादा देर किया जा रहा। और मैं आपको बता दूं कि जब तक इस विकास पुनः प्रयोज्य जो व्हीकल है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं कर पाए, या यूं कहें इस क्षेत्र में, मतलब विशेष तौर पे इसका जो पुनः प्रयोज्य, इसका अगर विकास नहीं कर पाए, तो निस्संदेह आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कारण मैं बताता हूँ, कई ऐसे कारण बताए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को अगर स्थापित करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो आपको प्रतिस्पर्धा के तौर पे उतरना होगा, कंपटीशन देना होगा बाजार में। और कंपटीशन आप कैसे दे पाएंगे जब तक आपकी, मान लीजिए जैसे अन्य छोटे छोटे जो देश हैं, भारत से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। मान लीजिए भारत लॉन्च करता है, इसलिए वो करवाते हैं क्योंकि भारत की जो ये है लागत है वो कम पड़ता है। अगर आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हो गई हैं, जैसे अमेरिका का स्पेसएक्स वाली जो कंपनी है एलोन मस्क की, 80% कम, तो स्वाभाविक तौर पे आपसे कम पैसों में वो करेगा, और उनकी एफिशिएंसी फिलहाल अभी ज्यादा है हमारे देश से, इस तकनीकी के सापेक्ष में। ये मतलब ब्रिटल ट्रूथ है, आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका तकरीबन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने स्पेस एजेंसी में या स्पेस का सेक्टर में। मैं ये कहना चाह रहा कि जो रिलॉन्च व्हीकल है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको क्या कहा जा सकता है, मतलब तेज गति से बनाने की आवश्यकता है। हाँ, क्यों इसकी बात कर रहा था? प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए। अगर कम पैसे में अत्यधिक मात्रा में अगर आप रिलॉन्च व्हीकल का यूज करके तमाम चीजों को स्थापित करेंगे, या फिर कॉमर्शियल यूज अगर बढ़ा पाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कॉमर्शियल यूज को अगर आपको करना है, कॉमर्शियल यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, तो आपको पुनः प्रयोज्य जो व्हीकल है उसको बनाना ही पड़ेगा, उसको जितना जल्दी हो सके बनाना होगा, ये मैं कहना चाह रहा था। बहरहाल, तो खैर, अगली बात कही जा रही है अंतरिक्ष नीति 2023 का कार्यान्वयन में, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में देरी या विलंब। मैं जब थोड़ा सा अपनी मतलब गूगल किया ये नीति है क्या, उनमें बहुत सारी बातें आई, जिसमें 2 बातें मुझे बहुत पसंद आई। पसंद इन द सेंस कि इससे पता चल जाएगा कि सरकार कितना ज़्यादा उत्सुक है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में। पहली बात तो ये कि ये क्षेत्र जो है ना, वो तकरीबन 100% FDI इसमें क्या नाम है, मतलब 100% FDI इसमें आ सकता है। अगर कोई भी क्षेत्र 100% यानी कि 100% FDI अलाउ है, इसका मतलब है कि वो संस्थान, आई मीन सरकार जो है, अब वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि अगर 100% FDI खुला एक तरीके से हो गया, तो बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो रिसर्च और डेवलपमेंट होगा ही, और रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन होगी ही, और अंततः कहीं ना कहीं ये क्षेत्र एक तरीके से बूम करेगा। तो बूम करवाने के लिए इस प्रकार से किया गया। दूसरी बात ये कही गई इसमें, जो कि इसी का एक दूसरा रूप या फिर इसी का एक पहला रूप कह सकते हो, प्राइवेट प्लेयर को इसमें जगह देने की बात कही गई कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थीम पर आइए, हमारे साथ मिल करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में प्रयास कीजिए। और मैंने आपको कहा भी था 2022 में, क्या नाम था मैं भूल गया, विक्रम एस करके, जो स्काई रूट एरो स्पेस एजेंसी है, उसमें क्या नाम था, विक्रम एस। दरअसल पहला जो कमर्शियल सैटेलाइट था, पहला प्राइवेट सैटेलाइट था, जो 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये दरअसल क्या हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, अंतरिक्ष नीति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे कि इसमें सरकार ने काफी ज्यादा स्पेस दिया है प्राइवेट प्लेयर को। चूंकि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये बातें तो हैं, लेकिन आज भी
जो इम्प्लीमेंटेशन है विशेष तौर पे इन नीतियों का, इन कानून का जो भी सरकार के द्वारा लाई गई, नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्राइवेट भागीदारी है बढ़ाने की बात तो कही गई है, और इसके तौर पे 150 से अत्यधिक स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आए, लेकिन इस स्टार्टअप को प्रॉपर वित्तीय संसाधन न मिलने के कारण आज ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, ठंडे बस्ते में है, मतलब सुस्त अवस्था में है। क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, पूरे दुनिया में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है एक सेक्टर है, कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी। और अगर इस प्रकार से आपकी सुस्तता इस क्षेत्र में आती है तो कहीं ना कहीं एक संदेह और एक प्रकार से एक चिंता का सबब बनता है। तो ये थे अंतरिक्ष नीति से संबंधित चुनौतियां। दूसरी बात ये कही जा रही, हालांकि इसमें एक बात ये भी कही जा सकती है कि जब हम अंतरिक्ष नीति की बात करें तो उसमें मलबा निपटारण की भी बात कही गई है, और ये भी एक चुनौती है हमारे देश में, विशेष तौर पे विश्व के इस पूरे क्षेत्र में। कि एक तरफ से मैं बता दूं आपको, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शायद नासा ने ही एक डेटा निकाला था, शायद स्टडी करा था उनने, कि अगर आने वाले 5 सालों तक हाँ वही था, 5 से 10 सालों तक अंतरिक्ष को साफ नहीं किया गया तो हमारे द्वारा छोड़ी गए जो ये हैं सैटेलाइट हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। ज़्यादा संभावना है कि अन्य सैटेलाइट के साथ जो है टकरा जाएं, क्योंकि बहुत हैवी मात्रा में होता है ना, हर दिन हर सेकेंड तकरीबन कोई देश कोई एजेंसी छोड़ ही रहा होता है। तो मलबे की बात करें तो अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा भी एक समस्या का सबब है, और इसके लिए चाइना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा देखा भी था जब मैं टेक्नोलॉजी की क्लास कर रहा था, तो क्रैपिंग करके एक ऐसा कोई मशीन बनाया, आई मीन वो भी सैटेलाइट ही है। तो वहां से क्या होगा ना, उसको ये करके मतलब ग्रैब कर करके एक तरीके से पृथ्वी पे लाया जाएगा या फिर समुद्र में लाकर छोड़ दिया जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि नासा ने कहा कि अगर सफाई की ओर हम ध्यान नहीं दिए तो आने वाले दिनों में हमारे जो भी सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो कॉलिजन का एक पार्ट बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के टकरा जाएगा, फिर हमारी सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी जो आकांक्षाएं हैं वो धूमिल पड़ जाएंगी। तो इस तरह से ये भी एक समस्या का सबब बन सकता है। अंतिम बात कही जा रही समस्या, आई मीन मुद्दे यानी कि कंसर्न के रूप में, वो है कि उभरती हुई अंतरिक्ष शक्तियों से बढ़ती कंपटीशन बिटवीन प्रतिस्पर्धा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि चलिए भारत के साथ अन्य देश भी हैं जो अपने अपने अंतरिक्ष जो मिशन है उसको स्थापित करने का प्रयास करे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, जिसमें बहुत तेज गति से एक छोटा सा साउथ कोरिया उभरता हुआ आ रहा है। मैं जब साउथ कोरिया कह रहा हूँ तो इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें जब तकनीक की बात आ रही है। जैसे कौन सा फोन है, सैमसंग है ना, हाँ सैमसंग साउथ कोरिया के फोन है, तकरीबन 1975 के आसपास भारत में वो लॉन्च किया था सैमसंग। जब मैंने ये चीजें देखी तो मैंने गूगल करा, तब मुझे समझ आई, मतलब ये नहीं कि मुझे ध्यान में था पहले से। बहरहाल ये बातें कहा जा रहा है कि चाइना, यूरोप, अमेरिका, विशेष तौर पे यूएई और ये क्या नाम है साउथ कोरिया, इन दो तीन देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इनके साथ भी कंपटीशन भारत का बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि आप अपने अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ मतलब अर्थव्यवस्था के इस खंड को भी आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। और उसके लिए मैंने जैसा कि आपको कहा ही कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा तत्पर है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सरकार को इसमें जो वित्तीय, मतलब खैर वो बातें आगे आएगी, हालांकि अगला ही है। तो दरअसल प्रतिस्पर्धा की बात करें तो चीन, यूएई और साउथ कोरिया हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, इनसे भी कैसे निपटा जाए ये भी एक समस्या का सबब है। तो ये थे कुछ समस्याएं। अब वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार क्या उपाय अपना सकती है। क्या इसरो है जो अपनी नीति में बदलाव कर सकती है? कोई बात नहीं, अंतरिक्ष क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु उपाय। इस क्रम में पहली बातें, बजट आवंटन में वृद्धि। तो यही बातें कही जा रही कि अगर सरकार को इस क्षेत्र को सुदृढ़ करना है तो पैसे बढ़ाने होंगे, बजट यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। बजट बढ़ाना इज नॉट, आई वुड से कि अ गुड थिंग, बजट में आप कितना ही बढ़ा लेंगे, है ना। इसमें क्या करने की आवश्यकता है कि आप प्राइवेट प्लेयर को प्रोवोक करें, प्राइवेट प्लेयर को एक ऐसा स्पेस दे जहां वो आकर के इन्वेस्ट करे।
और आपने नीति लाया है 2023 में न्यू स्पेस पॉलिसी। उस नीति में जो भी बातें कही गई है उसको धरातल पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इस क्षेत्र में, सिंगल विंडो सिस्टम है इस क्षेत्र में, वो हो पाए। तो अगर ऐसा हो पाएगा तो कहीं ना कहीं जो फंड की समस्या है वो प्रॉपर हो पाएगी। सॉरी गाइस, चूंकि पानी पीने, गर्मी है ना, और बिना पानी के खत्म हो गया पानी दरअसल। कोई बात नहीं। तो बजट आवंटन में वृद्धि की बात हम लोग कर रहे थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने ये समझने का प्रयास किया कि सरकार को जो तकरीबन 2 बिलियन से भी कम डॉलर, 2 बिलियन डॉलर से भी कम जो ये है, तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास रहा कुल राशि, इसको और ज्यादा करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो वो उपाय है, दूसरा तरफ पीपीपी के आधार पे चीजें आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीजें रही। एक बात और इसमें कही जा रही है कि अगर आप एक स्पेशल डेवलपमेंट फंड की बात कही गई है ना, एसएसपी, स्पेशल डेवलपमेंट फंड, मतलब अंतरिक्ष को बेहतर तरीके से विकास के लिए एक फंड बनाया जाए, एक वित्तीय संस्थान बनाया जाए जो सिर्फ इसी रेगुलेशन को देखे। अगर ऐसा हो पाएगा तो निस्संदेह स्वाभाविक तौर पे आप इस बात को समझें कि अगर आप एक विंग बना देते हो विशेष तौर पे वित्तीय संबंधी चीजों को रेखांकित करने वाले, आगे बढ़ाने के संदर्भ में, तो ये चीजें बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसे ही जो राइटर जो एडिटोरियल लिख रहे थे उन्होंने ऐसी बातें कही, तो मैंने भी आपको कह दिया। कॉमर्शियल यूज से टैक्स बढ़ेगा कैसे? दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारत सरकार को कैसे अपने बजट का इसमें जो ये है वित्तीय समावेशन, हालांकि एक अलग शब्द हो जाता है, लेकिन जो फंड है उसको कैसे बढ़ाया जाए। पहली बात तो ये कि आप अपने बजट में बढ़ाएं। दूसरी बात ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये चीजें करें। तीसरी बात क्या कि जो एफडीआई है उसको ज्यादा से ज्यादा करें। चौथी बात ये कही जा रही है कि आप अपने कॉमर्शियल यूज को बढ़ाएं। कमर्शियल यूज का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेके, हाँ मैं आपके सैटेलाइट को छोड़ दूंगा, मैं आपके सैटेलाइट को छोड़ दूंगा, और उससे जो रेवेन्यू या उससे फिर जो फीस या फिर जो भी पैसे आएंगे, इससे भी कहीं ना कहीं इस मतलब क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले उपाय में क्या देखा हमने कि बजट आवंटन में वृद्धि किया जाए। आवंटन कैसे कैसे, 3 4 5 तरीका हमने देखा। अगली बात कही जा रही है कि जो पुनः प्रयोज्य व्हीकल है, आरएलवी मीन्स रिलॉन्च व्हीकल, इस तकनीकी को, मतलब जिस तकनीकी पे ये चीजें काम चल रही है, इस तकनीक को तेज किया जाए। क्योंकि अगर आप देर कर देंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपके हाथ से, समस्याएं बढ़ जाएगी, और जो मौका है वो सॉरी जो मौका है आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अभी अभी बहुत ज्यादा होल्ड चल रहा है, क्या नाम है स्पेस एक्स में, एक और ब्लू ओरिजिन करके अमेरिका का ही कंपनी है, उनके बीच में, और निसंदेह आने वाले दिन में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो उस प्रकार के कंपटीशन को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने अपने तरफ से, तो जो तकनीकी है, जिस तकनीक के माध्यम से तमाम चीजें स्थापित हो रही, इसमें गति लाने की आवश्यकता है, इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। और तेजी कैसे आएगा? प्रॉपर तरीके से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने अगर विंग बना दे, कोई एक विजिलेंस समिति बना दे जो इस चीज को देखते रहे यहाँ कब कहाँ कैसे कैसे हो रहा। हालांकि ये बहुत सी चीजें एक मतलब संभव नहीं हो पाती है व्यवहारिक तौर पे, लेकिन हाँ, चूंकि सब कुछ खैर कोई बात नहीं। मैं कुछ और बातें कहने वाला था जो कि रिलेवेंट नहीं है, फिलहाल आप उसे भूल जाए। तो ये बातें कही। हालांकि एक बात और भी कहा जा रहा है इसमें, जो मुझे लगता है आपको भी जानना चाहिए, कि जब हम तकनीक में तेजी लाने की बात करते हैं तो तकनीक में तेजी कैसे आएगा? जब हम पुनः प्रयोज्य व्हीकल बनाने के प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इस प्रयास को तेज किया जाए, तो कैसे? तो कैसे में पहला आंसर है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है साथियों कि अगर हो सके तो क्वांटम तकनीक को भी ये करें। क्वांटम तकनीक है कि आपको पता होगा, विशेष तौर पे बहुत बहुत सारी गणनाओं को बहुत कम समय में कर देता है। इस प्रकार के तकनीक को हम क्वांटम कंप्यूटर या फिर क्वांटम तकनीक कह देते हैं। तो चूंकि आपको यहाँ गणना स्वाभाविक है, आपको अगर स्पेस सेक्टर में चीजें बनानी है, इनोवेशन लाना है, तो गणना करना ही पड़ेगा, गिनती काउंटिंग बीच में करनी ही होगी। तो इस गिनती को करने के लिए, इस प्रकार की क्रियाविधि को संचालित करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास से, आपके द्वारा किए गए विकास से पर्यावरण क्षरण ना हो। तो इसके लिए आप मीथेन का जो प्रयोग है दरअसल प्रणोदन में, उसका प्रयोग करें, मीथेन का प्रयोग करें। हालांकि मीथेन का प्रयोग कैसे होता है
मैंने थोड़ा-सा देखने का प्रयास किया, दैट वाज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ ऑफ दैट वाज़ सो टेक्निकल बेसिकली, है ना? तो मैंने उसे समझने का प्रयास छोड़ दिया फिर दरअसल। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी जो मुझे समझ आई वो कि खैर मैं फिर कहूँगा कि वो काम की बातें हैं नहीं। यूपीएससी के काम की बात नहीं है। जब आप डीआरडीओ को या फिर किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल मेरी अभी अभिलाषा ये है कि मैं यूपीएससी के सापेक्ष ही अपने आप को अलाइन रखूँ। तो प्रणोदन के लिए मीथेन का प्रयोग किया जाए ताकि आपका एनवायरनमेंट भी प्रॉपर तरीके से संतुलित रहे। अगली बात कही जा रही है मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में तेजी लाना। मैंने अभी-अभी आपको कहा कि आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा संभव है कि स्पेस टूरिज़्म हो और अगर आप शुरुआत से स्पेस टूरिज़्म को अगर मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि हाँ, आने वाले दिनों में स्पेस टूरिज़्म भी भारत से हो, तो मुझे लगता है आपकी ये दूरदर्शिता कहीं न कहीं कम है। मतलब एज़ अ कंट्री मैं कह रहा, हालाँकि ये बातें कहना चाहिए या नहीं ऐसा कोई बात नहीं। पर हाँ, मानव अंतरिक्ष यान के मिशन को तेज़ी लाना। वो क्यों? चूँकि अगर आप मानव अंतरिक्ष यान को तेज़ी लाते हैं तो कहीं न कहीं 2-3 चीज़ें हैं जो स्वतः ये हो जाती है। पहली बात तो ये कि अगर आप बड़े मिशन के लिए जाते हो, मान लीजिए आप बहुत दिनों के लिए मिशन के लिए, जैसे अभी हाल ही में कल ही है ना कल, इनफैक्ट हाँ, कल जो है सुनीता विलियम जो थी वो वापस आई हैं। तो इस प्रकार से वो तकरीबन 1 साल से ऊपर अभी वहाँ रह गईं। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि वहाँ उनका अपना घर था। अपना घर इन द सेंस स्पेस स्टेशन था अमेरिका का, यूरोपीय एजेंसी का भी है, चाइना का भी है, रशिया का भी है। तो अमेरिका का अपना है तो वहाँ एक तरीके से घर था तो रह गया। वही कहा जा रहा है कि आपको भी अगर मानव अंतरिक्ष जो मिशन है अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेशन बनाना होगा। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि हालाँकि वो बातें मैंने पीछे बताई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं ये कह देता हूँ कि इस प्रकार के ये है, उसमें पहले आप रोबोटिक का प्रयोग करें, क्वांटम का प्रयोग करें, ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही। कुल मिलाकर आप जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वैरायटी के साथ अपने प्रयास को सफल कराने का प्रयास करें, ऐसी बात कही जा रही। अगली बात और आखिरी बट नॉट द लीस्ट वो है आपदा प्रबंधन और कृषि एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उपग्रह की स्थापना। स्वाभाविक तौर पे मैं फिर से यूपीएससी को उस क्वेश्चन को याद कर रहा कि स्पेस जो है इसरो हमारी स्पेस एजेंसी वो बहुत से क्रियाविधि को संचालित कर रही पर ऐसे क्रियाविधि को संचालन करना क्या मतलब इस एजेंसी को नहीं चाहिए जिससे भारत के आम नागरिक को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिले। तो इसलिए भी यानी इस लिहाज से भी ये बातें कही जा रही कि आपदा प्रबंधन और कृषि विशेष तौर पे और जो ये है नेशनल सिक्योरिटी है ना राष्ट्रीय सुरक्षा इसके लिए भी या इस लक्ष्य को रखते हुए भी ध्यान में रखते हुए भी सैटेलाइट छोड़ी जाए। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया इनसैट INSAT 3DS जो थी उन्होंने भी मतलब उसका काम ही यही था कि हम जो पूर्वानुमान है मौसम पूर्वानुमान वो कर सकें। अभी जैसे कि हम लोगों ने नाविक को भी जो जीपीएस सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है हमने नाविक को भी स्थापित किया और कुछ एक दिनों में आप ये देखेंगे कि हम गूगल के जीपीएस के बजाय हम अपने स्वनिर्मित नाविक का प्रयोग करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है और आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, इस प्रकार के सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो निस्संदेह हमारे जनमानस को फ़ायदा होगा। मैं जनमानस को बार-बार इसलिए केंद्र में ला रहा हूँ, क्योंकि जो भी सवाल आएँगे कहीं न कहीं इसी पर्सपेक्टिव से आएगा कि आम जनमानस को क्या लाभ होगा। और ये मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा, मैंने जब पीवाईक्यूज़ के सवाल देखे, इन फैक्ट दैट इज़ द पार्ट ऑफ माय रूटीन, तो देन आई फाउंड कि हाँ, जो भी टॉपिक है आपको इसी प्रकार से जोड़कर देखना है, इसलिए मैं बार-बार इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो आपदा तो ये बातें रही कि आप इस प्रकार के उपग्रह हैं उसको छोड़ें जिससे आपदा जैसी स्थिति वो हो। तो ये थे कुछ प्रयास आई मीन ये थे आज के टॉपिक जिसे हमने विस्तार से देखने का प्रयास किया और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हालाँकि ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है। मेरी टेक्नोलॉजी इसमें विशेष है नहीं लेकिन हाँ, चूँकि मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, इस चीज़ को समझने में कि टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है वगैरह-वगैरह और जब भी मुझे मौका मिलता है तो आप क्या नाम है यूट्यूब चैनल का नाम मैं भूल गया, लेकिन उसका मैं वीडियो देखता हूँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के इस सेशन से ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मेरी प्रतीक्षा रहती है वहाँ आपके टिप्पणी का, आपके कमेंट का। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ, अपने निर्धारित समयावधि के आसपास दरअसल।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।